डॉक्टर साहब स्टार्ट करिए। स्टार्ट ठीक। करिए डॉक्टर। तो आयुष दर्पण के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर प्रियरंजन तिवारी। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनफर्टिलिटी के संदर्भ में कुछ जानकारी देना चाहूंगा, जिसमें जो प्रमुख टॉपिक जो रहेगा आज का वो है मेल इनफर्टिलिटी के संदर्भ में। ठीक है कि मेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या चीजें हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित हैं और किस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट बताया गया है प्रमुख रूप से, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम उसमें किस प्रकार से उसमें चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रमुख टॉपिक रहेगा वो है मेल इनफर्टिलिटी की चिकित्सा। तो जिस प्रकार से महर्षि चरक में अगर आप देखेंगे कि चरक चिकित्सा के अध्याय 2, जो कि जिसके की 4 खंड हैं वाजीकरण वाले चैप्टर के, उसमें 4 खंड में उसका वर्णन है वाजीकरण का। तो जिसमें जो प्रमुख जो संदर्भ जो दिया गया है, 2 चीजों पे ध्यान दिया गया है उसमें। तो जितनी भी मेडिसिन बताई गई हैं उसमें 2 चीजों पे प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया। पहला जो कहा वो है वाजीकरण का जो तात्पर्य है वो है अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट से समझें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। ठीक है कि रोगी की मैथुन शक्ति बढ़ाने के संदर्भ में वो है कि किस प्रकार से औषधियों को दे करके व्यक्ति की मैथुन शक्ति को बढ़ाया जा सके। दूसरा जो उसका प्रमुख लाभ जो बताया गया वाजीकरण का, वो है संतान उत्पत्ति के। ठीक है कि उत्तम संतान की प्राप्ति करने हेतु क्या क्या औषधियां हमें प्रयोग करनी। लेकिन अगर आप इसका मूल अगर आप देखें तो मूल जो प्रमुख रूप से जो है वो मूल है, ये प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो सीमेंट की क्वालिटी बढ़ाना। ठीक है, या तो कोई व्यक्ति अगर निर्वीर्य है, अगर सीमेंट नहीं बन रहा है तो प्रॉपर तरीके से सीमेंट बने, और अगर नहीं बन रहा है तो, और अगर कम बन रहा है तो उसमें उसकी मात्रा बढ़े। तो सीमेंट से तात्पर्य यहाँ वीर्य से ही हमें नहीं लेना है, उसके कंटेंट से भी लेना है। कि हो सकता है किसी व्यक्ति में सीमेंट बन रहा हो लेकिन हो सकता है सीमेंट में स्पर्म ना हो। तो ये भी कंडीशन को देखते हुए 2 कंडीशन के हिसाब से जो हमारे आचार्यों ने, और सेम वही परंपरा जो आचार्य चरक की परंपरा है वही आगे भी बाकी के भी आचार्यों ने उसको फॉलो किया। उसी परंपरा को फॉलो करते हुए उसी के हिसाब से उन्होंने औषधियां वगैरह बताई। तो इसमें क्या है कि कई दवाइयां हैं जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट से समझ लेना चाहिए कि 2-3 तरीके की ये इनफर्टिलिटी की जो मेल में जो समस्या जो आती है, इसमें जो प्रमुख जो इनफर्टिलिटी में आती है, एक तो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। ठीक है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम आती है, तो इसमें तो कुछ हद तक तो ये साइकोलॉजिकल भी होती है, कोई डिजीज रिलेटेड भी होती है। और साथ साथ इसी के साथ साथ मेल इनफर्टिलिटी में अगर आप देखेंगे तो स्पर्म काउंट स्पर्म काउंट की वैल्यू जो है उसके हिसाब से भी कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो वैल्यू है वो लगभग 40 टू 300 मिलियन बताया ये है स्पर्म काउंट 1 ml ऑफ सीमेन में। ठीक है, लेकिन अगर ये 10 टू 20 के बीच में अगर रेंज में रहता है, तो मतलब 20 से बिलो अगर रहता है, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, जिसमें कि ओलिगोस्पर्मिया वाली कंडीशन है कि स्पर्म काउंट काफी लो जा रहा है। ठीक है, और लेकिन 40 से एबव होना चाहिए, 40 मिलियन पर ml जो है स्पर्म काउंट ये होना चाहिए। 40 मिलियन से एबव अगर है तो उसका स्पर्म ठीक माना जाता है कि वो स्पर्म ठीक है। तो सीमेन में जो स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाना किस तरह से, और एक कंडीशन आती है जो थर्ड है वो है एंजियोस्पर्मिया, जिसमें कि स्पर्म काउंट जो होता है वो निल होता है। ठीक है, तो ये जो 2 कंडीशन है, इन 2 कंडीशन पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि रोगी का जब भी अगर कोई रोगी आए तो उनको हमें क्लियर कट 2 भागों में हमें डिवाइड करना चाहिए। एक तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले फेज में, दूसरा क्या है कि हमें चेक करना चाहिए कि स्पर्म काउंट की क्या वैल्यू है। अगर किसी व्यक्ति का स्पर्म काउंट हो सकता है नॉर्मल हो लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, तो उसमें दवाइयां कैसी चलेंगी। और अगर कोई व्यक्ति अगर जिसमें जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की उसके अंदर प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा स्पर्म काउंट उसका नॉर्मल है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें स्पर्म काउंट नील है लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन आएंगी।
कुछ रोगी ऐसे आते हैं जिसमें दोनों ही प्रॉब्लम रहती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी और स्पर्म काउंट की, दोनों ही तरीके की दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस तरीके की दिक्कत इसमें आती है, तो हमें इस तरीके से इसमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हम रोगियों को इसमें तिवारी आपका माइक म्यूट हो गया सर। 1 सेकंड। और ये अब आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। कंटिन्यू करिए, आप वीडियो ऑन करिए। 1 सेकंड सर, थोड़ा सा वीडियो पता नहीं क्यों। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी आ रही है सर आवाज? फिर चली गई, वीडियो चला गया आपका। हाँ, अब ठीक है। अब आ रही है सर? हाँ। ओके सर। तो इसमें क्या है कि अभी कोई इनवाइट हो गया था, उसमें लिंक में थोड़ा सा स्क्रीन पे कुछ आ रहा था। ठीक है, कोई ज्वाइन कर गया था। कोई बात नहीं, ज्वाइन करने दें। तो हाँ, तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि हमें तीनों तरीके की कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्पर्म काउंट वाली कंडीशन में केवल प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है या दोनों ही प्रॉब्लम है, तो हमें उस हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहीं भी इस तरीके की चीजों को ज्यादा इंगित नहीं किया। उन्होंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया और कुछ हद तक उन्होंने देखा कि रोगी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहा है, तो दूसरा उद्देश्य आया संतानोत्पत्ति के लिए कि उत्तम संतान की प्राप्ति, मतलब एक ऐसी औषधियां बनाई जाए जो कि रोगी के शरीर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम को न होने दे, दूसरा क्या है संतान उत्पत्ति में मतलब स्पर्म काउंट को ठीक करें। तो अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो लो जो स्पर्म काउंट होता है उसके पीछे क्या क्या कॉजेज उसमें बताए गए हैं। तो लो स्पर्म काउंट में जो कुछ तो साइन सिम्टम्स उसके ये भी हैं कि थोड़ा बहुत माइल्ड मिलते हैं, थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो ही अगर स्पर्म काउंट अगर कम है किसी व्यक्ति का, लेकिन लो सेक्स ड्राइव वाली कंडीशन ये मिल सकती है। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस भी इसमें मिल सकता है। बाकी कॉजेज जो हैं इससे प्रमुख रूप से जो कॉजेज हैं, एक तो ऑर्काइटिस का एक कॉज है जो कि मम्स अगर बचपन में अगर हो जाता है, 10 साल की उम्र में अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को अगर मम्स हुआ, उस समय स्वेलिंग हुई है, तो उस समय उसको ऑर्काइटिस भी डेवलप होने का चांस हो सकता है। और किसी वायरस से तो नहीं देखा गया, लेकिन मम्स वाले जो वायरस से देखा गया अक्सर कि ये ऑर्काइटिस हो जाता है। ठीक है, तो मम्स वाले वायरस से अगर ऑर्काइटिस अगर हो रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम करता है स्पर्म काउंट के कम होने में। इसके अलावा कई तरह के कुछ और भी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। बाकी अगर किसी डिजीज से अगर व्यक्ति पीड़ित है तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। वेरिकोसील एक बड़ी ही अलग तरीके की डिजीज जो वेन्स जो होती है टेस्टिस की, इनकी साइज इनकी बढ़ जाती है, तो वेरिकोसील उस कंडीशन में भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इसमें क्या होता है जो सीमेन जो है ये सीमेन थ्रू पेनिस बाहर ना आकर के वो सीधे यूरिनरी ब्लैडर में ही वो इजैकुलेट होता है वो सीमेन। ठीक है, ये भी एक कंडीशन आती है कि ज्यादातर देखा गया डायबिटीज के रोगियों में या स्पाइनल इंजरी वाले जो पेशेंट है उनमें देखा गया है। ठीक है, अगर किसी के शरीर में अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज अगर बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो वो भी स्पर्म काउंट को कम करते हैं। अगर ट्यूमर्स है तो भी स्पर्म काउंट को कम करते हैं। इसके अलावा अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। डिफेक्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें अगर डिफेक्ट आता है तो उसकी सीमेन की मोटेलिटी मूवमेंट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक होती है जैसे हमारी जीआईटी में होती है, सेम ऐसे ही मूवमेंट होती है आपके इसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में, वहां पे उसमें प्रॉब्लम अगर आती है तो भी रोगी को स्पर्म काउंट उसमें मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्रोमोसोमल जो बताया गया एबनॉर्मलिटीज ये बहुत रेयर है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये बच्चों में जैसे बचपन से ही हो रहा है,
उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं व्यक्ति में और 1 वाई क्रोमोसोम होता है, तो एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण से मेल हार्मोन कम उसमें सिक्रेट होते हैं। इसके अलावा सीलियक डिजीज जो कि ग्लूटेन से एलर्जी, जो गेहूं वगैरह इत्यादि जो अन्न है, इनसे एलर्जी के कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट अगर आप कर देते हैं तो उसमें काफी लाभ मिलता है। ठीक है। और कुछ मेडिकेशन हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स कोई बहुत लंबे समय से ले रहा है, कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉयड का अगर प्रयोग अगर कोई बहुत ज्यादा अगर कर रहा है, या तो अल्सर हीलिंग वाली भी जो जीआईटी में जो अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें हीलिंग करने वाली भी जो मेडिसिन होती हैं, ये भी थोड़ा सा इनफर्टिलिटी को ये बढ़ाती है। इसके अलावा जो आजकल के कॉन्सेप्ट अगर देखें इन्वायरमेंट का क्या असर है, तो इन्वायरमेंट से सबसे ज्यादा एक तो इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा रोल है। अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्रीज में अगर काम कर रहा है, जहाँ पे कि है जैसे इंडस्ट्रियल हैजार्ड जहाँ होने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो ऐसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका भी स्पर्म काउंट नील हो सकता है। हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग, स्पेशली लेड, लेड की पॉइजनिंग से भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। एक्सरे, अगर कोई एक्सरे का वर्क अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ओवर हीटिंग तो बताया ही गया है कि ओवर हीटिंग जो होती है ये टेस्टिस के लिए ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि व्यक्ति में ज्यादातर अगर आप देखिए तो स्पर्म काउंट नीला आ जाता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति की जो पर्सनल हैबिट्स हैं ये भी बहुत ज्यादा रोल अदा करती हैं आजकल के अकाउंट के हिसाब से। इसमें कुछ ड्रग्स हैं, कुछ जिनका ज्यादा, और एल्कोहल है। एल्कोहल के अलावा टोबैको स्मोकिंग, इसका सबसे बड़ा रोल है। ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस की कंडीशन को नहीं होने देता, स्पर्म काउंट बढ़ता ही नहीं है, स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होते। इसके अलावा स्ट्रेस है और डिप्रेशन। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन वाले रोगियों में भी देखा गया है कि स्पर्म काउंट कम हो सकता है, और साथ साथ स्पर्म काउंट कम होने के साथ साथ इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की भी प्रॉब्लम पैरेलल मिल सकती है साथ साथ। ठीक है। नहीं तो अदरवाइज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर प्रॉब्लम की अगर बात करें तो वो लगभग 10 से 20% लोगों में अक्सर मिल जाती है। तो कुछ साइकोलॉजिकल होती है, कुछ किसी डिजीज के कारण भी मिल सकती है। तो अगर साइकोलॉजिकल है तो आप उसका साइकोलॉजिकल हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो ये वाजीकारक जो औषधियाँ बताई गई हैं, मैक्सिमम जो जितनी भी वाजीकारक औषधियाँ हैं, इसमें आप देखेंगे केमाच का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। इवन महर्षि चरक भी जो केमाच बीज है उसका बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया है। तो जो केमाच बीज है, इसमें क्या है, थोड़ा सा बॉडी में जैसे इसमें पता ही चल गया आपको, इसमें एल्कलॉइड होता है, डोपामीन इसमें पाया जाता है। तो डोपामीन क्या है कि मूड एलिवेटर का काम करता है, मूड उसका अच्छा करता है। तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन वाली कंडीशन अगर है, किसी को थोड़ा सा माइल्ड स्ट्रेस है, तो उस कंडीशन के हिसाब से भी केमाच के बीज का बड़ा अच्छा रोल है। इसके अलावा कुछ मैं आज आप लोगों को औषधियाँ कुछ बताऊंगा कि जो जो औषधियाँ बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले तो आहार, रोगी के आहार को हमें ठीक करना पड़ेगा। आहार में क्या है, अगर आप प्रयास कीजिए तो रोगी की डाइट में 24 घंटे में से एक बार उड़द, घृत और दुग्ध, इसका खीर बना करके आप दे सकते हैं रोगी को। ठीक है। उड़द उड़द की दाल, घृत और दूध, इससे निर्मित करके, इसको भून करके इसका खीर बना करके आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ हैं, जैसे सतावरी खीर, सतावरी का आप खीर पाक करके आप दे सकते हैं। कि सतावरी लिया, 1 चम्मच सतावरी लिया और 1 कप दूध, 1 कप पानी, उसमें 2 चम्मच लगभग सतावरी मिला करके उसका खीर पाक के रूप में करके, तो वो उसको आप दे सकते हैं। ठीक है। मतलब डायरेक्ट केवल दूध में नहीं पकाना है, थोड़ा सा जल जरूर मिला देना चाहिए, क्योंकि जल ही इवेपोरेट होके जाए, दूध का अंश न जाए। ठीक है। इसके अलावा जो सेमल होती है, जो शालमली है, सेमल का की जड़ अगर मिले, सेमल की जड़ और मूसली, इसको भी दूध से आप सेवन करा सकते हैं। इसका पाउडर, अब सेमल की जड़ को अगर कहीं से अगर मिलता है तो उसको सुखा के रख लीजिए, उसका पाउडर करके उसको और सतावरी को, ये मूसली को और सतावरी को भी, इनको मिक्स करके एक मिक्सचर बना करके इसको खीर के साथ आप दीजिए। इसके अलावा बिदारी कंद है, इसका प्रयोग बताया गया है। और जो आचार्यों ने जो बताए हैं उसमें केवाच, ताल मखाना का बीज, इसका चूर्ण, तो केवाच के बीज का चूर्ण और ताल मखाना के बीज का चूर्ण, इसका भी प्रयोग आप करा सकते हैं। 1-1 चम्मच सुबह शाम आप दूध में। इसके अलावा मुलेठी, मधु और घृत के साथ मुलेठी का सेवन बताया गया, थोड़ा सा वाजीकारक होता है। ठीक है। कुछ भस्म है जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक है, जैसे स्वर्णमाक्षिक भस्म, रस सिंदूर,
लौ भस्म, हरड़, शिलाजीत और विडंग। ठीक है, तो ये कुछ औषधियां हैं जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, तो इनकी भस्मों का भी आप यूज कर सकते हैं। और कुछ योग हैं जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे नारसिंग चूर्ण। नारसिंग चूर्ण जो है बहुत ज्यादा लाभदायक है, इसमें शुद्ध भल्लातक इसमें होता है। नारसिंग चूर्ण इसमें शतावरी, गोखरू, बिदारी कंद और भल्लातक इसका योग है। ये अच्छा वाजीकारक है, ये आम बात की भी कंडीशन में हम दे देते हैं, तो वाजीकारक भी है इसमें। और क्योंकि शतावरी, गोखरू और बिदारी कंद है, इसके साथ साथ ये धातु बल्य भी है, वृक्ष भी है इसका गुण, तो नारसिंग चूर्ण का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 घृत हैं, घृत का भी आप 3-4 तरीके के घृत हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, या स्वयं भी चाहें तो इसका निर्माण कर सकते हैं, इसको भी आप प्रयोग करा सकते हैं। अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत और फल घृत। फल घृत का भी बड़ा अच्छा रोल है। फल घृत क्या है, मेल और फीमेल दोनों में ही आप दे सकते हैं, फल घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक औषधि है मदनानंद मोदक। ठीक है, मदनानंद मोदक है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। ये पारद, गंधक, लौह, अभ्रक, जटामांसी, बिदारी कंद, गोखरू, शतावरी, ठीक है, भांग का बीज, भांग है, भांग का बीज है इसमें, मदार की जड़ है, शतावरी है, जायफल है और सेमल की जड़ है। तो इसमें जो भांग का भी देखेंगे तो कुछ विषैली औषधियों में कुछ जो है नार्कोटिक वाली जो औषधियां हैं, उसमें भांग है। दूसरा क्या है, अफीम, तो इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया है कई बार औषधियों में, तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा बानरी गुटिका है, बानरी गुटिका भी बहुत लाभदायक है, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये जितनी जो औषधियां मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों इसी तरीके से ये काम करती हैं। प्रमुख रूप से इसमें जो औषधियां अभी मैंने आपको बताई, कुछ औषधियां ऐसी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ज्यादा अच्छा काम करती हैं, जैसे बानरी गुटिका इत्यादि हैं, ये इसमें ज्यादा लाभदायक है। बाकी नारसिंग चूर्ण अगर आपको देना है तो ये एजियोस्पर्मिया वाली कंडीशन अगर लग रही है या ओलिगोस्पर्मिया वाली कंडीशन, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अभ्यंग के लिए आप श्री गोपाल तेल और अश्वगंधा तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एक रस औषधि है, जैसे मनमथ रस, मनमथ रस भी काफी अच्छा है, लाभदायक रहता है। इसमें पारद, गंधक, अरहत, कर्पूर, वंग, ताम्र, लौ और क्रौच बीज और भांग के बीज, इतनी चीजें इसमें मिली रहती हैं। तो मनमथ रस भी काफी लाभदायक है, और ये प्रमुख रूप से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ज्यादा अच्छा काम करता है, और साथ साथ ओलिगोस्पर्मिया वाली भी जो कंडीशन है उसमें भी लाभदायक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जायफल भी होता है, शतावरी भी है, ताल मखाना है, बिदारी कंद है, लौ है, तो मनमथ रस का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में सिद्ध मकरध्वज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें पारद, गंधक और स्वर्ण है। लेकिन इन दवाइयों को आप ध्यान रखिएगा, खासतौर से आपका ये मनमथ रस और सिद्ध मकरध्वज, अगर इसको जब भी देना हो तो शहद की बजाय या तो शहद से दीजिए, लेकिन शहद क्या थोड़ा रुक्षता उत्पन्न करता है, तो इसकी बजाय आप, और ये रस औषधियां वैसे भी रुक्ष स्वभाव की होती हैं, तो आप भरसक प्रयास कीजिए कि मलाई के साथ आप दीजिए, 1 चम्मच मलाई में 1 टैबलेट को पाउडर करके उसे मिक्स करके आप उसको रोगी को आप दे सकते हैं सुबह शाम। ठीक है, तो 1 चम्मच मलाई के साथ वो सेवन करें। इसके अलावा कामिनी विद्रावण रस है, ये प्रमुख रूप से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ज्यादा लाभदायक है। इसमें हिंगुल है, करकरा है, जायफल है, शुद्ध अफीम है, इसमें अफीम का ये योग है। तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिसमें अफीम थोड़ा सा बहुत अल्प मात्रा में मिल जाती है, तो कामिनी विद्रावण रस में मिलती है। ज्यादा कंपनियों की ये नहीं अवेलेबल है, तो लेकिन फिर भी जिन कंपनियों की अवेलेबल आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मदनानंद मोदक वगैरह है, और आपको बताया मनमथ रस है, जिसमें भांग वगैरह जिसमें है, भांग के बीज जिसमें मिले रहते हैं, ये भी काफी लाभदायक है। तो जितने भी भांग वाले भी जितने भी योग हैं या आइसेन वाले जो योग हैं, ये प्रमुख रूप से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ज्यादा लाभदायक होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सेक्स की जो ड्राइव होती है वो थोड़ा सा रोगी में बढ़ाने में भी ये लाभदायक होते हैं। लेकिन एजियोस्पर्मिया की कंडीशन अगर है या ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन, उसको अगर आपको ठीक करना है तो आपको और जो पाउडर जो फॉर्म में जो है, तो उनको आपको यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ वाजीकारक जो घृत वगैरह हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अपत्यकर घृत है और फल घृत है, इसका भी आप प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एजियोस्पर्मिया वाली अगर कंडीशन अगर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आप पुष्प धनवा रस का प्रयोग कर सकते हैं।
इसमें रस सिंदूर है, लौह, वंग, अभ्रक, धतूरा, भांग और मुसली ये भी है। तो ये दोनों तरीके से ये थोड़ा सा काम करती है। ये पुष्प धनवारस ये आपका थोड़ा सा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी कार्य करती है और साथ साथ जो स्पर्म काउंट जिसमें कम आ रहा है तो उसमें भी ये लाभदायक है। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शतावर्यादी चूर्ण है, इसमें शतावरी है, आत्मगुप्ता है, खरजूर है, माश है, यशद है, वंग भस्म है, तो इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ जो दवाइयाँ हैं इनका आपको यूज करना है, लेकिन इससे पहले दवाइयों से यूज करने से पहले आपको रोगी के शरीर में ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की उसकी प्रॉब्लम है। कहीं साइकोलॉजिकल ही तो नहीं जा रहा है पेशेंट। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है तो उसकी काउंसलिंग करके उसको समझाना वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अगर किसी के अंदर हो सकता है किसी की घर की कुछ परेशानी हो, कुछ मानसिक, कुछ वैसे परेशानी, कुछ सोशली कुछ परेशान हो रोगी, तो वो भी कारण इसमें हो सकते हैं जो कि एग्रेवेट कर देते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को। और अल्टीमेटली अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा तो ये आपके स्पर्म काउंट की मात्रा जो है ये धीरे धीरे ये कम होती जाएगी। तो हमें प्रमुख रूप से ये ध्यान देना है कि रोगी की काउंसलिंग हम प्रॉपर तरीके से करें, उसको समझाएं कि ये डिजीज है, ये एक बीमारी है, इसको इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होगा। और बीमारी का ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करने से पहले अगर संभव हो तो रोगी का वमन या विरेचन के द्वारा शरीर को शुद्ध कर दें। ठीक है, वमन और विरेचन के द्वारा अगर शरीर का शोधन अगर आपने कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी मल जो इकट्ठा है शरीर में, क्योंकि निरंतर इकट्ठा रहते हैं, हो सकता है वो अब उस रोगी के शुक्र व स्रोतस को अवरुद्ध कर दिए। क्योंकि आपके बताया गया कि गृहणी चिकित्सा में आम के संदर्भ में ही बताया गया था कि आम जो उत्पन्न होता है, आम कुछ नहीं है, वही चीज है जो मल है, जो मल को पचमान होकर के और पक्व होकर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकला। कहीं ना कहीं जिस भी धातु में जाएगा उस धातु की बीमारी उत्पन्न करेगा। तो अगर हो सकता है शुक्र व स्रोतस या शुक्र धातु की तरफ अगर वो मल अगर गया या आम रूपी मल अगर गया तो उसको आप निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए भी आप शोधन प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। तो शोधन जरूर करवाइए, और शोधन कराने में जो भी आप घृत वगैरह का आप प्रयोग करें तो उस घृत में आप भरसक प्रयास कीजिए कि अगर फल घृत अगर कहीं से मिल जाए तो फल घृत के द्वारा ही आप स्नेहन कराइए। उसके बाद आप कोई भी विरेचक औषधि दे करके या तो ये विरेचन आप करा दीजिए, दूसरा आप वमन मदन फल इत्यादि से आप वमन करा दीजिए। ठीक है, तो एक सिंपल जो है शोधन अगर आप नहीं करा सकते तो सिंपल एक शोधन भी रोगी का वासंतिक वमन जो है को भी आप करा सकते हैं। मतलब जो कि बहुत ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं आती, रोगी आराम से करवा सकता है। बाकी विरेचन एक रूटीन रूप में आप रोगी को आप दीजिए जिससे कि शरीर शुद्ध हो जाए। शरीर के शुद्ध हो जाने के पश्चात अगर आप इन दवाइयों का अगर आप सेवन कराएंगे तो रोगी में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हमें अगर रोगी को लाभ देना है तो उसमें हमें शोधन करके अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने बताया कि शरीर अगर शुद्ध रहता है तो जो भी आप औषधि देंगे, रस औषधि देंगे, जो भी चीजें आप देंगे, जो भी औषधियां देंगे, वो प्रॉपर बॉडी में उस जगह पे वो जा पाएंगे। अदरवाइज आपने बिना शोधन के ही आपने सोचा कि कुछ जादुई हमें दवा मिल जाए जिसको कि हम खिला दें, शोधन करने की जरूरत ना पड़े तो और रोगी ठीक भी जाए, तो ऐसी कंडीशन में होती नहीं जल्दी। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा कि इसका शोधन करते हुए करने के बाद फिर हम उसको पथ्य का सेवन उसको करा के अपथ्य से दूर रखिए। अपथ्य में इसमें जो है जैसे कटु रस वाली चीजें जैसे मिर्च मसाले हैं, इनसे आपको दूर रखना पड़ेगा। घृत का प्रयोग सर्वोत्तम है। घृत और दुग्ध जो है ये बहुत अच्छा वृक्ष और बाल्य माना गया है, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भस्म में है, भस्म में अगर आप देखिए तो भस्म में आपके वंग भस्म जो है इसका भी रोल बड़ा अच्छा होता है। वंग भस्म और यशद भस्म इसका भी रोल बहुत अच्छा है। ठीक है, नाग नाग वाली जो भस्म है ये थोड़ा सा कम यूज होती है, लेकिन वंग भस्म और आपका यशद भस्म इसका रोल बहुत अच्छा है। स्वर्ण भस्म का बहुत अच्छा रोल है। स्वर्ण भस्म का दोनों ही कंडीशन में ज्यादा अच्छा रोल है, खासतौर से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और आपके जो स्पर्म काउंट जिसमें कम जा रहा है, लो स्पर्म काउंट, उसमें भी काफी लाभदायक है। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये भस्म वगैरह तभी बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम करेंगे जब ये शरीर का शोधन अगर प्रॉपर तरीके से हुआ है। और इसके अलावा आपको कुछ जैसे बीच वाली औषधियां हैं, जैसे कुचला की हैं और भल्लातक है, यूज हुआ कुचला है, भल्लातक है, भांग है, अफीम है।
तो ऐसी भी औषधियां हैं, जैसे आपकी कुचला और भल्ला, कुचला वाली जो औषधियां हैं, ये ज्यादातर ये नर्व की कंडीशन को ये बढ़ाती हैं, नर्वाइन टॉनिक के रूप में ये कार्य करती हैं, नर्वाइन स्टिमुलेंट का काम करती हैं। भल्लातक वाली जो औषधियां हैं, ये थोड़ा सा लेखन कर्म करके ये स्पर्म काउंट के लेवल को ये बढ़ाती हैं। ये इनका काम प्रमुख रूप से लेखन कर्म के संदर्भ में है। इसके अलावा भांग और अफीम वाली जो औषधियां हैं, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ज्यादा अच्छा काम करती हैं। लेकिन लेकिन एक इनका मिश्रण बना करके कुछ औषधियां हैं जिनको आप दे सकते हैं, जो कि दोनों ही तरह की प्रॉब्लम है उसमें वो रोगी को ठीक कर सकती है, उसमें दोनों ही तरीके से आराम मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा ताल मखाना इत्यादि कई दवाइयां हैं, कई कुछ यूनानी भी दवाइयां आती हैं जिनका भी प्रयोग वो करते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो मेरा टॉपिक है, आज ये जो मेल इनफर्टिलिटी संदर्भ में, इसमें मैंने काफी सारी औषधियां आपको बता दी। इनमें से आप जो भी औषधि हो, जैसे मनमथ रस है, कुछ धनवा रस है, सिद्ध मकर ध्वज है, कामनी विद्रावण रस है, इन सब में से जिसका भी आप बानरी गुटका, जिनका भी आप कंटेंट को देखते हुए आप यूज करना चाहें, उनको आप उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम दवाइयां जनरली दोनों पे ही काम करती हैं, हमारी बाजीकारक औषधियां। ठीक है, तो मेल इनफर्टिलिटी में हमें काफी ज्यादा अवेयर रहना पड़ा, क्योंकि काफी ज्यादा मेल पेशेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा अनअवेयर रूप में इधर उधर घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें, तो लोग उनको बेवकूफ बना के थोड़ा सा उनका आर्थिक नुकसान भी उनका करते हैं। तो इनसे बचाने के लिए आप प्रॉपर तरीके से आप काउंसलिंग कीजिए कि रोगी को वो समझे अपनी बीमारी को, कहीं इधर उधर ना जाए, प्रॉपर तरीके से वो मेडिसिन खाए, तब जाके उसका लाभ होगा। लेकिन शोधन पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा सा उसका विरेचन अगर हो जाए बढ़िया से, तो शरीर हल्का हो जाता है, मल शरीर में निकल जाते हैं, औषधियां प्रॉपर तरीके से उस सिस्टम में पहुंच जाती हैं, और पहुंच जाती हैं तो वो बाद में जाके वहाँ काम करता है। ठीक है, ये आज का मेरा ये टॉपिक था मेल इनफर्टिलिटी पे। मेल इनफर्टिलिटी पे मेरा यही कहना है कि इसमें हमें खास तौर से जितने भी अपत्य हैं उनका अगर रोगी और सेवन कर रहा है, स्मोकिंग, एल्कोहल, कटु तिक्त कसाय रस वाली अगर आहार विहार अगर उसका है, तो ऐसे आहार विहार से उसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी योगा प्राणायाम इत्यादि ये सब भी लाभदायक है इसमें। ठीक है, मन इससे योगा प्राणायाम इत्यादि शरीर की पुष्टि भी होगी, और मन की भी पुष्टि होगी, इंद्रियों की भी पुष्टि होगी। तो इस सब के कारण रोगी को काफी अच्छा फील होगा, और जो भी दवाइयां प्रॉपर तरीके से बॉडी में जाके काम करेंगे। तो ये कुछ औषधियां जो कि मेल फर्टिलिटी के संदर्भ में है। बाकी जो फीमेल इनफर्टिलिटी का है, इसके लिए आयुर्वेद फाउंडेशन एक बड़ा अच्छा इसमें वो सेमिनार करा रहे हैं, वेबिनार, तो वो उसमें फीमेल इनफर्टिलिटी के संदर्भ में उस वेबिनार के थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक आज राजेंद्र, डॉक्टर साहब, ये राजेंद्र चाहल जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। राजेंद्र चाहल जी, आपको अनम्यूट कर दिया जी। डॉक्टर राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आप, हाँ जी। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर, इसमें पसल जो आते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट जो रोगी आते हैं, तो उनको पसल की समस्या होती है सीमन में, तो पसल के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए उनका? अच्छा, देखिए, हाँ, सीमेंट में अगर पस सेल्स अगर बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो इसके लिए चंद्रप्रभा वटी वगैरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रप्रभा वटी ले लीजिए, और वरुण सिगरू क्वाथ का आप यूज कीजिए। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोकल कोई हो सकती है, कहीं हो सकता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो नहीं है रोगी में। ठीक है, तो अगर रोगी में अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कहीं इंफेक्शन तो नहीं हो रहा है वहां पे, या बार बार उसको यूरिनरी यूटीआई की कंडीशन तो नहीं आ रही है। तो वंगशील का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। त्रिवंग भस्म सर पसल के लिए त्रिवंग जी जी सर जी, त्रिवंग, चंद्रप्रभा भट्टी, वीर्य शोधन भट्टी, ये सभी दे। हाँ, तो त्रिवंग भस्म का जरा यूज कीजिए इसमें। त्रिवंग भस्म और श्वेत परपटी, इसका भी प्रयोग कर लीजिए, ये भी काफी लाभदायक है। क्योंकि वंग के बिना पस्तिल से, क्योंकि वंग का रोल बहुत अच्छा है। वंग का रोल, जो वंग भस्म है, वंग भस्म का रोल बहुत अच्छा है। ये प्रॉपर तरीके से ये क्या करता है, जो भी इंफेक्शन है उसको दूर करता है। और थोड़ा सा गोल्ड प्रिपरेशन चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा गोल्ड प्रिपरेशन आप चाहें तो बसंत कुसुमाकर रस भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड प्रिपरेशन क्या है कि काफी अच्छा है। और स्वर्ण वसंत मालती रस भी देते हैं, अगर थोड़ा सा इंफेक्शन वाली कंडीशन होगी तो वो भी दूर हो सकती है। तो इनमें से इन तीनों को
कोई भी दवाई आप यूज कर सकते हैं, स्वर्ण वसंत मालती या वसंत कुसुमाकर ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक लीजिए, दोनों मत चलाइएगा एक साथ। बाकी आप त्रिभंग भस्म का प्रयोग कीजिए, ये काफी अच्छा, नागभंग ये सब भी है, तो पस सेल्स में काफी आराम मिलेगा। ठीक है, और अनुपान लेकिन आपको साधारण जल वगैरह नहीं रखना है, आप अनुपान इसको शहद ही रखिएगा। मैं किसी भी मरीज को रस उसनिया अगर कभी मैं देता हूँ तो शहद से ही देता हूँ, अदरवाइज वो दवाई जाती ही नहीं बॉडी में। पता चला जीआईटी में ही हमारे जाकर के चूल वो पास आउट हो जाती है, उसका बहुत ही कम पार्ट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। तो बिना शहद के आप मत चलाइएगा, इस तरह से आप देखिए। यदि आपके कोई और भी प्रश्न हो तो आप सीधे डॉक्टर प्रियरंजन तिवारी जी से आप पूछ सकते हैं। आपके साथ वो हैं, यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज का टॉपिक जो है वो फीमेल मेल सॉरी इनफर्टिलिटी पे है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और किसी का कोई प्रश्न है? मुझे लगता है कोई प्रश्न है नहीं। वेट कर लेते हैं। फेसबुक पर भी कोई प्रश्न अभी है नहीं। मैंने जूम की मीटिंग आईडी और पासवर्ड सभी को शेयर किया हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि शायद कोई प्रश्न नहीं है। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप सीधे पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। और राजेंद्र जी सर जी। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इसमें। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ एकदम क्लियर आ रही है, बताइए बताइए राजेंद्र। हाँ तो सर इसमें पसल्स का जो समस्या आती है ना, तो उसमें हम एक जोग देते हैं। रीठा का जो छिलका होता है सर, जो रीठा बोलते हैं जिसको, का छिलका, जी जी। और उसमें हम शंख भस्म मिलाते हैं सर, संभाग बराबर मात्रा में। तो उसको 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में फिल करके देना होता है, और उसको सुबह शाम देते हैं। तो सर जहाँ पे ये चंद्रप्रभा भट्टी वीर्यशोधन भट्टी कार्य नहीं करती ना, तो उस पे ये बहुत अच्छा कार्य करता है। अच्छा, ये किस प्रॉब्लम है राजेंद्र जी? पस सेल्स के लिए सर, पस सेल्स के लिए। अच्छा, पस सेल्स के लिए देते हैं, तो हाँ ठीक है, ये भी कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य करती है सर, रीठा का छिलका और शंख। ठीक है, ये भी अच्छी दवाई है, आप इसको यूज आपके कर कोई और सकते प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके कोई अनुभव हो तो आप फर्टिलिटी पे शेयर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपके और अनुभवों का शेयर अगर भी कर आपके भी कोई सकते हैं। अनुभव हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, और यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस। राजेंद्र जी ने बड़ा अच्छा बताया कि रीठे का छिलका भी और शंख भस्म का भी इन्होंने यूज किया है, जो कि पस सेल्स में काफी लाभदायक रहा है, बढ़िया बताया। जी, तो मुझे लगता है कि कोई न तो प्रश्न है और ना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, और कोई आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म है, ये फेसबुक पर भी लाइव है। ये आज रविवार का हमारा सेशन, आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रियरंजन तिवारी। डॉक्टर प्रियरंजन तिवारी एमडी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से, और फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में गुरुकुल परिसर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। डॉक्टर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना बढ़िया आपने सेशन और इतना बढ़िया हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी और लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे।